हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट 2024 की कि इसकी संभावित तिथि क्या रहेगी। देखिए, 2023 में तो अभी इसका एग्ज़ाम होगा नहीं, 2024 में ही होगा, क्योंकि चुनाव अभी 2023 में है। तो अभी ये जो है कुछ भी नोटिफिकेशन जो है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा नहीं निकाला गया है। मतलब इसका एग्ज़ाम जो है 2024 में होने की संभावित है। मतलब संभावित तिथि उसमें आपको अगर बता दूँ तो फरवरी में हो सकता है, या मार्च में, या जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट का। और देखिए, कितने का सवाल रहता है कि ये क्या है, ये एग्ज़ाम क्या है। जैसे अभी कोई बीएड नहीं किया है, डीएड नहीं किया है, तो जानते नहीं कि ये क्या है। तो देखिए, टीचर एबिलिटी टेस्ट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब आप शिक्षक बनने से पहले या शिक्षक की जो वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करने से पहले आपको पात्र होना ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम को भी आपको पास करना ज़रूरी होता है। मतलब इसमें एक नंबर रहता है, एक क्राइटेरिया है नंबर। जैसे 150 प्रश्न है तो उसमें 75 इसमें लाना रहता है, तो आप पात्र हो जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ शिक्षक के लिए 75 नंबर जो है आपके लिए पात्र है। ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल का कुछ ज़्यादा रहता है, 75 से हो सकता है उनका 80, 85 या 90 हो। तो देखिए, छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट 2024 का जो संभावित तिथि है वही है फरवरी या मार्च या जुलाई अगस्त में होगा। तो इसमें जो सिलेबस रहता है, इसमें पेडागोजी बाल विकास से प्रश्न आता है, हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ये अपना जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे आपने विज्ञान विषय साइंस को चुना है तो उसमें आपको गणित भी देखने को मिलेगा और साइंस का भी रहेगा। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान वाले को सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो ऐसा इसका जो है पेपर होता है। तो देखिए, सी-टेट ने भी अभी एग्ज़ाम लिया है तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो है एक वैकेंसी की अभी तो जो है काउंसलिंग चल रही है, लेकिन दूसरे वैकेंसी की बात किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती लिया जाएगा। ये सरगुजा और बस्तर संभाग का भी भर्ती चल रहा है, लेकिन बाकी जो संभाग बचे हैं उसमें बहुत सारी भर्तियां अभी होने बाकी है। तो हो सकता है अभी अगले साल या उसके 2025 तक जो है वैकेंसी आ जाए। तो इससे पहले आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक जो पात्रता परीक्षा पास करनी ज़रूरी है। या आपने सी-टेट पास किया है तो भी ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसा है कि कोई कोई राज्य जो है सी-टेट को मानने से मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ भी कभी बोल सकता है कि हम सी-टेट को न लें। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप पास करके रखे रहिए, क्योंकि आपके लिए काम आएगा। तो देखिए, हम आज जीके मतलब इसका देखेंगे इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट का, जो कि होगा बाल विकास से। तो देखिए, हम अभी से अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और साथ ही साथ जो प्री बीएड के पेपर दिलाना चाहते हैं अगले साल या डीएड का, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बाल विकास से संबंधित प्रश्न उसमें भी पूछा जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि होगा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता के लिए, प्री बीएड के लिए, डीएड के लिए, या आप बोले सी-टेट के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता हो रही है, खुशी मिल रही है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। मतलब उसके अंदर से जो है अभिप्रेरणा है। देखो, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा तथा बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा वह है जो किसी लालच में, मतलब पुरस्कार प्राप्ति के लिए किया जाए, कि आपको ये दिया जाएगा तो आप ये करिए, तो ये आपके लिए बाह्य अभिप्रेरणा है। मतलब आप बाहरी किसी चीज़ को देखकर उस पर कार्य करने लगते हैं। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो है आपके अंदर से आती है, आपकी अंतरात्मा से आती है कि हमें ये करना है। तो ये जो है किसी बालक, किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता हो रही है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है प्रतिभा से, गुण से, अपसारी चिंतन से या त्वरण से।
बताइए दोस्तों। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब विस्तार। आप केवल किसी एक वस्तु पर नहीं सोचते, मतलब पूरे आप उसके विषय को जानते हैं, विषय वस्तु को। देखिए, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन। अपसारी चिंतन वही है कि आप मतलब आप विस्तार से सोच रहे हैं, आपका जो चिंतन है वो बड़ा है। तो धारा प्रवाहिता वही है, विस्तार भी, मौलिकता एवं लचीलापन। आप इन शब्दों को याद रखिएगा, उसके बाद ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है। अधिगम दिया है ऑप्शन में, सृजनात्मकता, चिंतन, तर्क। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब आप कुछ ऐसे नए विचार अपने मन में लाते हैं जो किसी दूसरे से भिन्न होता है। मतलब वो आपकी खुद की सोच होती है कि मुझे कुछ नया करना है, या आप किसी चीज़ को नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाती है सृजनात्मकता। तो असाधारण विचार मतलब साधारण नहीं, असाधारण, कुछ नयापन है उसमें। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्री बीएड की जो भी जीके उपलब्ध है वो प्ले लिस्ट पर है, तो उन्हें भी जाकर पढ़ लीजिए। क्योंकि प्री बीएड के जो जीके है उसमें पेडागॉजी है, बाल विकास, जो कि आपके छत्तीसगढ़ टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप जाकर पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रश्न है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके। ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल अपराधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से भिन्न है, मतलब वो समाज के व्यवहार के विपरीत काम करता है, उसका विरोध करता है समाज का, तो ये जो है आएगा बाल अपराधी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने का अर्थ है। देखिए दोस्तों, सीखना मतलब अधिगम करना, कुछ जानना। तो सीखने का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन है आदतों का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, या ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों, सीखने का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सीखने का अर्थ आदतों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ज्ञान का अर्जन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीखना मतलब आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जो सीखना है वो जन्मजात प्रक्रिया है। बालक जन्म के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है, और चाहे वो देख कर सीखता है, सुन कर सीखता है, बोल कर सीखता है, या दूसरे का अनुकरण करके सीखता है, तो ये सीखना जो है सभी में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आदतों का अर्जन है। अर्जन मतलब अर्जित करना, उसे स्वीकार करना या ग्रहण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सीखने का अर्थ होता है मतलब सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त होता है, तो ज्ञान का अर्जन जो है इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है। तो यह किसने दिया है। स्किनर है, मोर्स एवं बीगो है, क्रो एवं क्रो है, गैरिसन एवं अन्य है। बताइए दोस्तों। तो देखियो, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा किसने दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए, स्किनर ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 7वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक एवं सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान के रूप में, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट विधि जो है परियोजना कार्य है, जिसमें शिक्षक छात्रों को कार्य देता है, जिसमें जो छात्र हैं वो कार्य करते हैं। कोई मॉडल बनाना या कोई कार्य दिया जाए, जैसे पुरानी वस्तुओं का इकट्ठा करना, तो परियोजना कार्य है जो छात्र द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट विधि ये शैक्षणिक समस्या का समाधान भी है, तर्क द्वारा जानकारी भी प्राप्त इसी से होता है। ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना और समस्या का समाधान करना प्रोजेक्ट विधि में है। मतलब इस प्रोजेक्ट विधि में रोचकता है, परियोजना उद्देश्य है, क्रियाशीलता है, यथार्थता है, सामाजिकता है, उपयोगिता है, स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत भिन्नता है। मतलब इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, कोई भी छात्र किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है और खुद करता है। और ये परियोजना कार्य वही है कि कोई नया सृजन करना, मतलब मॉडल बनाना है, जैसे विज्ञान का विषय होता है उसमें भी परियोजना कार्य दिया जाता है मॉडल से संबंधित, तो वो सभी आता है। तो ये जो है अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक सुविधादाता के रूप में शिक्षक सहायता भी करता है, समस्या समाधान है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न है, एक बच्चा सा एवं वास तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न से पीड़ित है। मतलब एक बच्चा है जो सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो वह किस बीमारी से संबंधित है या पीड़ित है? डिसलेक्सिया, शब्द उछलने का विकार, डिसलेक्समिया या डिसमॉर्फियमिया। ये शब्द लिखने का रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये गलत हो गया है, शब्द लिखने का विकार। तो देखिए, एक बच्चा सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है इस टॉपिक से मतलब बच्चे का जो विकार से संबंधित होता है वहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो जो पढ़ने संबंधी विकार है, पठन संबंधी, वो डिसलेक्सिया में आता है। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 9वां नंबर, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस फैक्टर या एस तत्व, ये एस है दोस्तों, स्पेशल जो है फैक्टर, क्या होता है? जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, बुद्धि के जो द्वितत्व सिद्धांत हैं उसके अनुसार जो विशिष्ट तत्व है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसके अनुसार बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व है वो सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। देखो, बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है या द्विकारक सिद्धांत है उसको दिया है स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है बुद्धि को, क्या क्या? एक साधारण बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। तो विशिष्ट बुद्धि ही जो विशिष्ट कारक ये कहलाता है, जिसे एस फैक्टर कहा जाता है। तो एस फैक्टर में क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है उसमें एक निश्चित गुण पाया जाता है एक विशिष्ट क्षेत्र में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चित्रकला के या गायन में, तो एक विशिष्ट क्षेत्र में उसकी जो है रुचि होती है या उसका ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है एस फैक्टर, मतलब उनका अलग अलग होता है किसी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक कक्षा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह करता है अधिगम का आकलन, अधिगम जैसा आकलन, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम पर आकलन? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए आकलन। एक शिक्षक जो है कक्षा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। तो क्या कर रहा है? अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन कर रहा है। वह विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्रित करता है, मतलब उसने जो पढ़ाया है
उसी कार्य को विद्यार्थियों द्वारा एकत्रित करता है, विद्यार्थियों द्वारा नहीं, विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्रित करता है। तो विद्यार्थियों को कार्य को देखकर वो अपने जो है अध्ययन में सुधार करता है, तो वो इसका अधिगम कर रहा है, सीख रहा है और उसके लिए आकलन कर रहा है। तो एक शिक्षक जो है अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, मतलब खुद की कमियों को जान रहा है या अधिगम के जो क्षेत्र हैं, कमी है, क्या अच्छा है, उसको जान रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। बताइए दोस्तों क्या रहेगा। अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? उत्तम पालक बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण या सीखने की इच्छा। बताइए दोस्तों। तो देखो, अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सीखने की इच्छा। अधिगम मतलब ही है सीखना, तो इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसी भी बालक में, व्यक्ति में अगर सीखने की इच्छा ही ना हो तो उसका जो है अधिगम व्यर्थ है, मतलब वो अधिगम उसकी स्मृति में स्थायी नहीं हो पाएगा। अगर स्थायी होना है या करना है तो उसमें मतलब विद्यार्थी में सीखने की इच्छा होनी जरूरी है, तभी वो अधिगम कर सकता है। तो अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सीखने की इच्छा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर। देखिए, विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि ऑप्शन ए सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखो, विद्यार्थी अपनी कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया कैसे कर पाएंगे? तो कैसे कर पाएंगे दोस्तों? तो जब उन्हें प्रजातांत्रिक वातावरण हो, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण मतलब न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, भेदभाव ना हो, तभी विद्यार्थी जो है कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक जो है अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक जो है वातावरण होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, पुनर्बलन की व्यवस्था। बताइए दोस्तों। तो देखो, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो विषय वस्तु की प्रकृति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया में विषय वस्तु की प्रकृति समाहित नहीं है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना ये संबंधित है, अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था और पुनर्बलन की व्यवस्था। लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि संबंधित नहीं है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है विद्यार्थी को दंडित करना, उसको सूचित करना, उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और ठीक करना। ऑप्शन डी ध्यान न देना या उपेक्षा करना। बताइए दोस्तों। तो देखिए, एक शिक्षक के नाते आपको एक अवांछित व्यवहार को सुधारना है एक किसी विद्यार्थी का, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है कि आप उसके कारण को पहले जानेंगे, फिर उसे ठीक करने का या उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपने अगर प्री बीएड का जो है पेपर दिलाया है या आपने बीएड पास कर लिया है लेकिन आपने छत्तीसगढ़ टेट पास नहीं किया है, सी टेट पास नहीं किया है, तो ज़रूर अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए प्रश्न लाया जाएगा इस चैनल पर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लास्ट प्रश्न है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक की समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम पर या किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग ने दिया है, याद रखिएगा। किसने दिया है? कोहलबर्ग, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत को। तो उसमें अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक की समान अनुक्रिया करना ही सीखना की अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर या किस अधिगम पर है? तो ऑप्शन बी पर। तो देखिए दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्री बीएड, सी टेट के लिए और अदर जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे
छात्रावास अधीक्षक के लिए भी छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट है, वहाँ भी बाल विकास से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और नए नए जो वैकेंसी आती है व्यापम द्वारा उसकी भी हम जानकारी इस चैनल पर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।